नमस्ते। हिंदुस्तान पोस्ट के इस बहुत ही विशेष कार्यक्रम नमस्ते हिंदुस्तान में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही विशेष मुद्दे पर। एशिया की सबसे बड़ी महानगर पालिका मुंबई और इसके साथ ही महाराष्ट्र के साथ में कुल 29 नगर पालिकाओं में चुनाव कराए जाने हैं। ये मतलब समझ लीजिए कि किसी प्रदेश के विधानसभा चुनाव के बराबर ही है, सेमीफाइनल के जैसा है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। एशिया की सबसे अमीर महानगर पालिका मुंबई में चुनाव होने जा रहा है। इसके साथ ठाणे, कल्याण, डोंबिवली और मीरा भाईंदर, वसई विरार और 29 जगहों पे चुनाव होने जा रहा है। और हम इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के उपाध्यक्ष और वरिष्ठ पत्रकार, लेखक, साहित्यकार वागीश सारस्वत जी। वागीश जी बहुत ही मशहूर हैं अपने क्षेत्र में, पत्रकारिता में, और शुरू से ये फाउंडर मेंबर रहे हैं मनसे के, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के। जब से इसका गठन व स्थापना हुई तब से जुड़े हुए हैं और राज ठाकरे साहब के बहुत ही खास है, करीब हैं। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हिंदुस्तान पोस्ट में। नमस्कार। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। तो महासचिव बनाए गए, मेरी तरफ से शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद धन्यवाद। और बागीश जी, ये चुनाव जो है, हम विशेष तौर पे मुंबई महानगर पालिका की बात करेंगे। तो ये की सबसे बड़ी महानगर पालिका है और ये चुनाव बहुत ही विशेष है क्योंकि करीब 7-8 साल बाद ये चुनाव होने जा रहा है। और इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि ये बड़ा दिलचस्प है। ये सब पूरी खिचड़ी बन गई है और समझना मुश्किल है कि किसका पलड़ा भारी है, किसका हल्का है, क्योंकि आपको पता ही होगा कि महायुति में सिर्फ 2 पार्टियां रह गई है, बीजेपी भाजपा और शिंदे गुट की शिवसेना। और राज साहब, उद्धव जी साहब हैं साथ में, और उनके साथ में जो है शरद पवार साहब हैं। तो ये 3 पार्टियां अलग से, कांग्रेस अलग से, और अजीत पवार गुट का एनसीपी अलग से चुनाव लड़ रही है। तो इस तरह के से को महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को कहाँ पाते हैं? आपने सबसे शुरुआत करते हुए बहुत अच्छी बात कही, खिचड़ी। पहले तो हमको ये लग रहा था कि खिचड़ी तो ठीक है, ये बीरबल की खिचड़ी भी हो गई, क्योंकि लंबे इंतजार के बाद, कोर्ट के दखल देने के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा तब ये चुनाव आयोजित किए जा रहे हैं, वरना सरकार की ऐसी मंशा नहीं थी कि वो ये चुनाव करवाएं। अब जब चुनाव हो रहे हैं और महाराष्ट्र में युति सरकार है जिसमें 3 पार्टियां हैं, भारतीय जनता पार्टी है, शिवसेना एकनाथ शिंदे की है और अजीत पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है। अब ये तीनों पार्टियां राज्य की सत्ता में तो गठबंधन में हैं, लेकिन नगर पालिकाओं के, महानगर पालिकाओं के चुनावों में इनके गठबंधन बिखरे हुए हैं। कोई किसी के साथ है और कोई किसी के साथ है। भानुमति का कुनबा जुड़ गया है। पिक्चर कहीं भी बहुत क्लियर नहीं है कि कौन किसके साथ है। एक तरफ अजीत पवार के खिलाफ पुणे में भाषण किए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, अजीत पवार की तरफ से भाजपा को गालियां दी जा रही हैं। ऐसी स्थिति में ये समझ पाना पूरे महाराष्ट्र के लिए बहुत ही कठिन है। लेकिन सुदैव से मुंबई की स्थिति बहुत साफ है। मुंबई के गठबंधन में भी क्लैरिटी है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, मैं जिस पार्टी का महासचिव हूँ, उस पार्टी ने शिवसेना उद्धव ठाकरे ग्रुप के साथ में अपना गठबंधन किया है और इस गठबंधन में साथ में शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी भी शामिल है। तो हम 3 पार्टियां मुंबई में गठबंधन के साथ में एक साथ लड़ रहे हैं। शिवसेना ने
160 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। हमने मनसे ने 52 सीट्स पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं, जबकि शरद पवार के 9 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे गए हैं। इसी तरह से जो हमारे विरोध में सामने खड़े हैं वो है भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना। अजित पवार ने विद्रोह कर दिया है मुंबई में, इस युति को अपना स्वीकार नहीं किया है। ना भाजपा ने उनको अपना माना है, ना राष्ट्रवादी अजित पवार ने भाजपा को अपना माना है। कारण सिर्फ एक था, जी नवाब मलिक। अब वो जवाब। पॉलिटिकल कारण है, जिस तरह से भी किया गया, क्या सोच के, क्या समझ के, किस रणनीति के तहत उनको अलग से चुनाव लड़ाया गया। क्योंकि आजकल एक जुमला बार बार उछाला जाता है कि दिल्ली में अमित शाह चाणक्य हैं और महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस। तो चाणक्य क्या करते हैं, कब करते हैं, कैसे करते हैं, ये बड़े सिर्फ चाणक छोटे चाणक्य को चाणक। पता होता है। बड़े बिल्कुल। चाणक्य और छोटे चाणक्य कब क्या कैसे कर देंगे, किसको किससे भिड़ा देंगे, किसका गठबंधन किससे करा देंगे, किसके एमएलए चुरा के कहाँ पहुंचवा देंगे, ये चाणक्य ही जानते हैं। तो इस रणनीति के पीछे उनकी क्या मंशा है, कोई बहुत अच्छी मंशा तो हो नहीं सकती, इतना तो क्लियर है। जो कुछ भी है सत्ता पे काबिज होने की मंशा है। क्यों? क्योंकि जैसा आपने कहा कि एशिया की सबसे बड़ी महानगर पालिका हाँ है। जी। और सबसे बड़ी बात यह है महेश जी, आप जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से कि गोवा एक राज्य है, हरियाणा एक राज्य है। जितना बजट इन राज्यों का होता है उससे ज्यादा बजट मुंबई महानगर मुंबई। पालिका का होता है। तो इसलिए एक राज्य के बराबर इसकी पहुंच होती है, इसकी औकात होती है। इसमें आर्थिक व्यवहार बहुत बड़े पैमाने पे होते हैं। हालांकि काम है इसका गटर पानी और शिक्षा वगैरह को देखना, बिजली को देखना, लेकिन इसके साथ साथ जो सड़क बनते हैं, रास्ते बनते हैं, गटर बनते हैं, इनके जो ठेके चलते हैं, उन पे सबकी नजर रहती है। अभी जैसे नासिक महानगर पालिका प्रतिष्ठा का विषय बनी हुई है और उसकी प्रतिष्ठा का सबसे बड़ा कारण है आने वाला महाकुंभ, अर्ध महाकुंभ वहां आने वाला है। इसलिए हर पार्टी ये चाहती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट से जो पैसा आएगा उसका इस्तेमाल किया जाएगा। और वो किस लिए, किस तरह से किया जाएगा, ये तो आने वाली जिसकी भी सत्ता होगी उसको समझ में आएगा कि कैसे करना है। कुछ सत्ताएं ऐसी होती हैं कि सचमुच विकास पे धन खर्च करती हैं, लेकिन पूरा का पूरा ये जो चुनाव दिखाई दे रहा है जिस तरह से, ये अस्तित्व की लड़ाई है एक बात। दूसरी बात, अस्तित्व कब बचेगा, जब इनके पास धन की आवक निरंतर रहेगी। और बड़ी बड़ी महानगर पालिकाओं में धन का फ्लो बहुत तेजी से चलता है, क्योंकि स्थानीय स्तर के जो काम होते हैं वो निरंतर चलते हैं, रोज चलते हैं, चौबीसों घंटे चलते हैं। गटर पानी, शिक्षा, सुरक्षा, बिजली, इस तरह की जो जी व्यवस्थाएं होती हैं ये दैनिक रोजमर्रा की जरूरतें हैं। और रोजमर्रा की जरूरतें, रोज खाएंगे, रोज पिएंगे, रोज उत्पादन होगा, रोज पैसा खर्च होगा, रोज पैसे की कमाई होगी। इसलिए हर किसी की दिलचस्पी इन चुनावों में बेहद ज्यादा है। जी वागीश जी, आपने जो बातें कही, ये रोजमर्रा की जो जरूरतें हैं, गटर पानी और सड़क सब पे, 25 साल से लगातार शिवसेना यूबीटी उद्धव ठाकरे जी का यहाँ पर सत्ता है। आप किस तरह से देखते हैं यहाँ के विकास और गटर पानी और अन्य तरह की जो नागरिक सुविधाएं हैं उसकी व्यवस्था में, आप कितने संतुष्ट हैं इस बारे में? देखिए, जब मैं गठबंधन की बात करता हूं, चूंकि मेरी पार्टी उद्धव की शिवसेना जी के साथ मिलकर के चुनाव लड़ रही है, तो मेरा कर्तव्य ये नहीं है कि अब मैं आलोचना करूं। लेकिन अ, अगर मैं तटस्थ भाव से देखूं तो गटर की समस्या, सड़क की समस्या, गड्ढों की समस्या, बारिश के पानी की समस्या, निचले स्तर पर डूबने की समस्या, ये निरंतर रहती है। बढ़ती हुई झोपड़पट्टियां, अवैध निर्माण, ये मुंबई की बड़ी समस्याएं रहे हैं। और ये जो आपने कहा कि 25 साल शिवसेना के, मैं कहता हूं कि आप 25 साल मत कीजिए। 1985 से अगर शिवसेना की सत्ता को आप देखें तो बीच में सिर्फ 5 साल के लिए कांग्रेस की सत्ता आई थी। आर आर पाटिल, आर आर सिंह उसमें मेयर बने थे उस समय, कुछ जी समय के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो समय छोड़ दे, वो एक पीरियड छोड़ दें, तो 1985 के बाद लगातार मुंबई महानगर पालिका पर अगर कब्जा है तो किसी एक पार्टी का, वो है शिवसेना।
और एक बात और मैं बताऊं कि शिवसेना में रहते हुए राज ठाकरे ने एक बार रंग शारदा में प्रदर्शन किया था। उन्होंने बहुत सारे फोटोग्राफ लिए थे पूरे मुंबई भर से, और पूरी मुंबई के अवैध बस्तियों का चित्रीकरण उन्होंने बाला साहब ठाकरे की उपस्थिति में शिवसेना के तमाम एमएलए को, नगर सेवकों को दिखाया था। जी, और आईना दिखाने का काम किया। ये दिखाने का मकसद ये था, उनका ये कहना था कि ये जो अवैध रूप से मुंबई शहर में निर्माण हो रहा है, ये हमारे अपने नगर सेवकों की देखरेख में, सुरक्षा में हो रहा है। अगर हमारे नगर सेवक ये ठान लें कि उनके क्षेत्र में अवैध निर्माण नहीं होने देंगे, तो किसी की हिम्मत नहीं है कि किसी क्षेत्र में एक अवैध झोंपड़ी भी बन सके। क्योंकि अगर कोई रेहड़ी वाला अवैध तरीके से लगाना शुरू करता है नया नया, वो चाहे हिंदी भाषी को चाहे मराठी भाषी को, उसकी भाषी की बात नहीं है, तो तुरंत महानगर पालिका वाले उसको उठा के ले जाते हैं। लेकिन जैसे ही उसको स्थानीय नगर सेवक का संरक्षण मिलता है, जिस रेहड़ी वाले की रेहड़ी को उठा करके ले गए थे, जिसके सामान को महानगर पालिका वाले उठा करके ले गए थे, वो सामान वापस से वहीं जम जाता है और लगातार स्थायी रूप से वहां का वो निवासी हो जाता है। वहां पे उसकी दुकान चलने लगती है, सड़क की उस खास जगह पर उसका कब्जा हो जाता है। वागीश जी, आप बता रहे हैं कि ये नगर सेवक जो है काफी है भी। हम भी देख रहे हैं 30 साल से, तो ये सब देख रहे हैं मुंबई में किस तरह से एक के न 5 साल में कम से कम 10-15 करोड़ तो छाप ही लेते होंगे लोग। आपका क्या कहना है? इसलिए शायद इतनी मार्केट, इतने हंगामा, इतना हाइप क्रिएट किया जा रहा है नगर सेवक बनने के लिए, क्या बोलते देखिए, हैं? मजे मजे की बात यह है कि लोकसभा का जो संसद सदस्य होता है वो बहुत बड़ी पोस्ट होती है। फिर विधानसभा का जो सदस्य है, विधायक जिसको एमएलए कहते हैं, वो भी बहुत बड़ी पोस्ट होती है। लेकिन मुंबई में एमएलए या सांसद की उतनी वैल्यू मुंबई वालों के लिए नहीं है, स्थानीय लोगों के लिए नहीं है। वो दिल्ली के जी। लिए वैल्यू है, विधानसभा के लिए वैल्यू है, लेकिन एक नगर सेवक जो कि वो हम्म। रोज के जीवन से जुड़ा हुआ है, बिल्कुल और उसको बजट भी बहुत अच्छा मिलता है, उसका फंड भी बहुत अच्छा आता है, इसलिए हर काम में नगर सेवक की आवश्यकता पड़ती है। किसी भी चीज का एनओसी लेना हो तो नगर सेवक चाहिए। तो इसलिए नगर सेवक की जरूरत ज्यादा होती है मुंबई के निवासियों को। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोई एक नगर सेवक जो झोपड़पट्टी से निकल के आया है, चुन के आया है, चुन के आने के बाद 6 महीने के अंदर उसके पास बहुत बड़ा घर हो जाता है, बहुत बड़ी गाड़ी हो जाती है। सिर्फ 6 महीने के अंदर अगर एक नगर सेवक 6 महीने में ही इतनी धन संपत्ति जमा कर लेता है, तो कौन ऐसा होगा जो इसे अपना करियर नहीं बनाना चाहेगा। इसलिए ये जो नगर सेवक बनने के लिए मार्केट मची हुई है, दल बदल करने की कोशिशें हो रही है कि एक दल से दूसरे दल में, वो सिर्फ इसलिए है कि किसी भी तरह से ये न के न प्रकारेण नगर सेवक ये बन करके आना है, वो जीत इस जाए, पार्टी से विजेता बने बने। या उस पार्टी से बने। जी जी। हाँ वागीश जी, आपको भी पता होगा कि महाराष्ट्र में 70 ऐसी सीटें हैं जहां पर निर्विरोध चुन लिए गए नगर सेवक, जहां पर चुनाव ही नहीं हुए, मतदान की जरूरत ही नहीं पड़ी, निर्विरोध चुन लिए गए और किसी ने एक शिकायत नहीं की। किसी विरोधी जो अगेंस्ट या वहां पे जो निर्विरोध चुने गए उसके अगेंस्ट जो लड़ रहे थे चुनाव, किसी ने भी एक शिकायत नहीं की कोर्ट में या कहीं भी। तो आप क्या कहेंगे? मनसे ने शिकायत की है, कोर्ट में पहुंची है, क्या आपको लगता है कि इसमें कुछ जस्ट आएगा, न्याय मिलेगा, कुछ कुछ होगा? न्याय तो देखिए, जब हम अदालत की शरण में जाते हैं तो उम्मीद यही होती है कि न्याय मिलेगा। लेकिन ये जो कुछ भी कारनामे हुए हैं नगर सेवकों के निर्विरोध चुन के आने के, तो निर्विरोध चुना जाना गलत नहीं है, लेकिन जिस तरीके से निर्विरोध चुन करके लाया गया है, उसमें दिखाई दे रहा है कि धन बल, बाहुबल सबका इस्तेमाल किया गया है, लोगों को डराया गया है, धमकाया गया है, और जहां पैसे से बात बन सकती थी वहां पैसा दे के बिठाया गया है। तो इस एक तरह से धन बल बाहुबल, जो साम दाम दंड भेद का जो प्रयोग करके किया जाता है, जो लोग ये इस काम में सफल हुए हैं, और इसमें ज्यादातर जो सफल हुए हैं वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, बिल्कुल। इसमें कोई दो राय नहीं है। तो वागीश जी, ये आप जो कह रहे हैं कि ये नगर सेवक का पद बड़ा मलाईदार है और रसूखदार है, आपकी पार्टी भी
मैदान में है, मैदान जंग में है चुनाव के, तो आपके जब नगर सेवक चुन के आएंगे तो क्या वो इस तरह से मलाई नहीं खाएंगे? देखिए, मैं पार्टी विद डिफरेंस इसी को कहते हैं। राज ठाकरे जी हर जगह ये कहते हैं कि एक नगर सेवक को आप चुन के देंगे तो समझ लीजिए कि राज ठाकरे को चुन के दे रहे हैं। तो हाँ, राज ठाकरे जी प्रत्येक नगर सेवक के काम पर खुद तीखी नजर रखते हैं। मैंने जैसे कि पहले आपको बताया कि शिवसेना में रहते हुए राज ठाकरे जी ने नगर सेवकों के काली करतूतों को बाला साहब ठाकरे के सामने ही नहीं, पूरी शिवसेना के पदाधिकारियों के सामने उजागर किया था। जो व्यक्ति उस समय इस तरह की चीजों को उजागर कर सकता है, जब उसके नगर सेवक चुन करके आएंगे, साथ में गठबंधन किसी का हो, मेयर किसी का भी हो, लेकिन राज ठाकरे की बात को मानना मजबूरी हो जाती है। ये आप भी देख रहे हैं, महाराष्ट्र का, मुंबई का पॉलिटिकल सिनेरियो राज ठाकरे जी को सबसे बड़ा नेता के तौर पे स्थापित करता है। और वो जो स्थापना है वो किसी सीट शेयरिंग की वजह से नहीं है। वो इसलिए नहीं है कि उनके पास बहुत सारे एमएलए या बहुत सारे नगर सेवक हैं, लेकिन जितने भी लोग रहेंगे, जो भी लोग रहेंगे, वो सब मुंबई के लिए, महाराष्ट्र के लिए वफादार होंगे, जनता का काम करने के लिए होंगे, ना कि सिर्फ मलाई खाने के लिए। उनको पेमेंट मिलती है, उनको लगातार पगार मिलती है, उनके टीएडीए होते हैं, उनकी व्यवस्था सरकार उनके वेतन से कर देती है। इसके अलावा उनको आवश्यकता नहीं होती है। अगर ईमानदारी से काम करें तो मुंबई का काया पलट हो सकता है। एक अकेली पार्टी है महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, जिसके पास मुंबई को पूरी तरह से बदलने का ब्लूप्रिंट है, दूसरी किसी पार्टी के पास नहीं है। तो अगर हमारे नगर सेवक चुन करके आएंगे, जितने भी नगर सेवक चुन के आए, हमारी कोशिश, मेरे पार्टी के अध्यक्ष राज ठाकरे जी की कोशिश यही रहेगी कि हर नगर सेवक पूरी ईमानदारी से मुंबई के विकास के लिए, मराठी के विकास के लिए, मराठी संस्कृति के विकास के लिए, स्थानीय लोगों के विकास और रोजगार के लिए लगातार काम करता रहे। जी। भागीश जी, आपका कहना बिल्कुल, राज साहब जो है, राज ठाकरे साहब किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं है। हम रोज आते हैं, उनके जो है उनका जो बंगलो है शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज पार्क के पास, शिव तीर्थ। मैं देखता हूँ कि हर दिन लोग खड़े रहते हैं उनसे मिलने, उनकी एक नजर देखने के लिए। और किया वाले भी, जब कुछ भी नहीं रहता, कुछ पता नहीं रहता कि वो राज साहब घर से निकलेंगे कि भी नहीं निकलेंगे, लेकिन वहाँ बहुत खड़े रहते हैं कैमरा लगा करके। ये तो मैं देखता हूँ बिल्कुल भी। रैलियों में भी बहुत भीड़ होती है, बहुत जमा होते हैं, और बहुत लगता है कि बहुत गर्मजोशी है उनके कार्यकर्ताओं में। लेकिन वोट जब जब चुनाव होते हैं तो वोट में कन्वर्ट कर, क्या कहेंगे आप? देखिए, वोट का कन्वर्जन जब तक राज ठाकरे जी बात करते हैं, राज ठाकरे जी करते हैं बात विकास की, राज ठाकरे जी बात करते हैं डेवलपमेंट की, राज ठाकरे जी बात करते हैं महाराष्ट्र की, मराठी की, उनके विचारों से सहमत होते हैं। लेकिन जब चुनाव आ रहा होता है, वोटिंग का दिन आता है, उससे पहले धन का जो खेल खेला जाता है दूसरी पार्टियों के माध्यम से, वहां वो विचार कमजोर पड़ जाता है उस मतदाता का जो राज ठाकरे जी को पसंद करते हैं, उनसे सहमत होते हैं। और बटन दबते दबते बटन राज ठाकरे जी के इंजन पर दबने के बजाय दूसरी किसी पार्टी पे, जिसने उसको धन दिया होता है, पॉकेट गर्म की होती है, शराब पिलाई होती है, ऐसे लोगों की तरफ वोट चला जाता है। मैं लगातार कई साल से देख रहा हूँ कि ज्यादातर वोट खरीदने की कोशिश होती है, और ये लोकतंत्र के लिए सबसे ज्यादा बुरा समय है जब वोट खरीदा जाए। क्योंकि अगर ईमानदारी से मतदान हो तो लोग किसे पसंद करते हैं तो ये समझ में आता है। जब सर्वे किया जाता है तो पता चलता है कि पसंद कोई और है, चुन के कोई और आ रहा है। जैसे वो गाना था ना, तू पसंद है किसी और की, तुझे चाहता कोई और है। कोई उस और तरह से उस तरह से ये पूरा का पूरा है। चुनावी गणित समझ में आने से परे हो जाता है। मतलब जो प्रेमिका हमसे प्रेम कर रही होती है, अचानक उसको कोई दूसरा मिल जाता है सूटेड बूटेड और पैसे जी, वाला, वो उसके साथ नैन मटक के करने लगती है और मतदान का जो बटन है उसके पक्ष में दबा देती है। जी, तो इसमें राज ठाकरे जी का दोष नहीं है, नहीं विचार मतलब, को समझने में, लेकिन विचार यहाँ को भी एक, समझने में समय लगता है। बाकी से मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि राज साहब बहुत अच्छी सोच है, बहुत साफ बोलते हैं, खुलकर बोलते हैं, विभाग बोलते हैं, लेकिन उनकी बातें कई बार कड़वी लगने लगती है लोगों को। और ये एक बड़ा मुश्किल होता है
क्योंकि उन्होंने खुद भी एक बार स्वीकार किया था कि मैं जब सच बोलता हूँ इसलिए मेरी रैली में भीड़ जमा होती है, लोग जमा होते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि लोगों को सच बोलना, कड़वा बोलना पसंद नहीं है, सच कड़वा बोलना, इसलिए वो मुझे वोट वोट नहीं देते। तो आप इस बारे में क्या कहेंगे कि नेता को मीठा भी बोलना जरूरी है ना भाई? भाई देखिए, हमारे हमारे संस्कृत के विद्वानों ने पहले ही कहा था, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। बिल्कुल। लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या है कि राज ठाकरे की जो शैली है वो ठाकरी शैली है, और जो ठाकरी शैली प्रचलित है वो है खरा बोलने के लिए, व्यंग्यात्मक बोलने के लिए। और जब व्यंग्यात्मक बोला जाएगा, खरा बोला जाएगा, सच बोला जाएगा, तो वो कड़वा होगा ही। और वो कड़वा कड़वा थू जो होता है और मीठा मीठा गप जो होता है, वो इसका नतीजा होता है कि लोग जो मीठे मीठे के साथ में शराब पीते हैं, चखना खाते हैं और वोट देने के लिए पहुंच जाते हैं। तो ये तो लगातार हो रहा है ना। और दूसरी बात ये कि विचार जो होता है ना, उसको अपनी जड़ें बनाने में समय लगता है। विचार ऐसा नहीं है कि एक बार थ्रो और अचानक से सबने, पूरी दुनिया ने कब्जा कर लिया। ऐसा भी होता है, लेकिन वो बहुत अल्प समय के लिए होता है। अभी एक विचार पैदा हुआ नेपाल में जैन जी का, वो सत्ता पलट के रख दी। एक बार इसी तरह से असम में विचार पैदा हुआ था, असम गण परिषद का, उसने रातों रात सत्ता बदल के रख दी थी। तो बांग्लादेश में विचार का असर होता है, लेकिन हमेशा होता हो ये जरूरी नहीं है। लेकिन जब भी विचार का असर होगा तब सत्ता बदल जाएगी, और तब राज ठाकरे एक छत्र राज्यकर्ता बनेंगे। जी, बहुत दिनों से लोग उम्मीद कर रहे थे भागेश जी कि ये ठाकरे बंधु एक साथ आए, और वो हम्म। जो है वो बात हो गई। वो जो इंतजार था वो पूरा हो गया लोगों का। दोनों ठाकरे साथ में आ गए, चुनाव मैदान में है, और मराठी वोट अस्मिता की बात हो रही है। तो आपको लगता है कि ज्यादातर, मतलब ज्यादातर मराठी वोट जो है ये ठाकरे बंधुओं को मिलेंगे, और एक जी और राज जी का हम यहाँ मुंबई महानगर पालिका पर कब्जा होगा? नहीं, देखिए, मराठी वोट पे किसी एक पार्टी का या किसी एक दल का कब्जा तो नहीं है। महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में कांग्रेस भी है, दोनों दो शिवसेना है, दोनों राष्ट्रवादी हैं। भारतीय जनता पार्टी भी महाराष्ट्र की ही पार्टी है, भी कोई बाहर की पार्टी नहीं है, महाराष्ट्र में ही। और जितने पदाधिकारी लोग हैं, उम्मीदवार हैं, मराठी ही ज्यादा है। तो वोट तो उनको भी मिलेगा, हमको भी मिलेगा। लेकिन जहां तक महाराष्ट्र की अस्मिता की बात है, जहां तक मराठी संस्कृति की बात है, जहां तक मराठी भाषा के बचाव की बात है, उसके लिए हम और हमारी पार्टी एकनिष्ठ है। और हमारे साथ उद्धव जी ने कदम से कदम मिलाकर के आगे बढ़ने का फैसला किया है। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि महाराष्ट्र की जनता महाराष्ट्र की अस्मिता के लिए, मराठीपन के लिए, मराठी बातों के लिए और मराठी के विकास के लिए, मराठी की समृद्धि के लिए इस गठबंधन को वोट करेगी, ऐसी हमको उम्मीद है। अब कितना वोट करेगी ये तो मतदान के वक्त ही समझ में आएगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ मराठी पार्टी हमारी ही पार्टी है, सभी पार्टियां मराठी पार्टियां हैं, सब में मराठी कैंडिडेट है। कुछ सबके लोगों ने करता धरता मराठी ही है। सबके बीजेपी करता भी है, धरता तो मराठी हैं, तो जो वोट का बड़े बड़े विभाजन नेता होगा। जो है सब मराठी लेकिन है, इस तो बड़े बड़े सब नेता मराठी हैं, महाराष्ट्र के जितने भी बड़े नेता हैं, मुख्यमंत्री से लेके संतरी तक सब मराठी हैं। तो ऐसी स्थिति में मराठी वोट का बंटना तो तय है। लेकिन जो लोग समझदार हैं, जो लोग इस बात से सहमत हैं कि महाराष्ट्र की मराठी भाषा की अस्मिता खतरे में हो सकती है, महाराष्ट्र का उद्योग बाहर जा रहा है, मुंबई को गुजराती बनाए जाने की कोशिश की जा रही है, मुंबई को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, इस बात से सहमत लोग मुंबई को बचाने के लिए जरूर एक साथ आकर के, जैसे संयुक्त महाराष्ट्र के आंदोलन के समय साथ आए थे, मुझे पूरी उम्मीद है कि सर्वभाषा भाषिक लोग मराठी अस्मिता के लिए यहाँ रहने वाले हर मतदाता को उसके साथ आना चाहिए, और वो आएंगे, ऐसा मुझे लगता है। हम जी, ये तो ठीक है, मराठी वोट बटेंगे, ज्यादातर वोट मिल सकते हैं उद्धव जी राज जी को। कहा नहीं जा सकता, अभी कुछ दिन है, 15 तारीख को, 15 जनवरी को मतदान है, और 16 को मतगणना होगी। इस बीच में काफी कुछ वोटों का कन्वर्जन इधर उधर होगा। बाकी जी, आपने मराठी अस्मिता और मराठी वोटों बैंक की वोटों की बात की। आपको उत्तर भारतीयों के वोट के बारे में क्या कहेंगे? राज साहब से तो पहले से उत्तर भारतीय हिंदी भाषी नाराज चल रहे हैं, क्या उन्होंने इस बार माफ कर दिया उनको? क्या नहीं उत्तर नहीं, भारतीय महेश हिंदी जी, भाषियों का वोट मिलेगा? महेश जी, मैं आपको एक बात बताऊं, और बहुत सलीके की बात यह है कि जब से पार्टी बनी है,
मैं राज ठाकरे जी के साथ हूँ। मेरा बिल्कुल, जन्म वो तो उत्तर मैं प्रदेश में हुआ। साक्षी मेरा हूँ जन्म गवाह हूँ। उत्तर प्रदेश में हुआ। मुझे राज ठाकरे जी ने इसलिए अपनी पार्टी में नहीं लिया कि मैं एक उत्तर भारतीय हूँ और मुझे भारतीय नेता बना करके वो पेश करेंगे। मुझे महाराष्ट्र के लिए, मराठीपन के लिए, मराठी अस्मिता के लिए उन्होंने अपनी पार्टी में लिया। दूसरी बात यह है कि राज ठाकरे जी ने आज तक कभी भी ये कोशिश नहीं की कि उत्तर भारतीय को वोट बैंक बनाया जाए, समझा जाए या उनका इस्तेमाल किया जाए। राज ठाकरे जी की संकल्पना यह है कि आप अगर महाराष्ट्र में रहते हैं, महाराष्ट्र को अपना मानते हैं, तो मराठी भाषा को अपनाइए, यहाँ की संस्कृति की अपनाइए, मराठी हो जाइए, स्थानिक हो जाइए। और जो स्थानिक है वो महाराष्ट्र की चिंता करता है, महाराष्ट्र की बात करता है, महाराष्ट्र के लिए लड़ता है, वो परप्रांतीय नहीं होता है। जब तक आप दूसरे राज्यों से आके जीवन भर परप्रांतीय बने रहेंगे तो महाराष्ट्र के लिए दिया क्या, महाराष्ट्र के लिए किया क्या? महाराष्ट्र ने आपको खिलाया पिलाया, रहने की जगह दी, सब कुछ तो महाराष्ट्र ने दिया। ये आपकी कर्म भूमि है, इसे जब तक आप अपना नहीं मानेंगे। और अक्सर मैंने देखा है कि 50-50 साल होने के बावजूद लोग यहाँ रहते हुए मराठी नहीं बोलते हैं। तो वो उनकी हट है, वो उनकी जिद है, क्योंकि उनका काम चल जा रहा है। दूसरे राज्यों में या दूसरे देशों में काम नहीं चलता है तो पहले वहाँ की भाषा के कुछ शब्द सीखते हैं, तब जाते हैं वहां पर। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मराठी भाषा सीख के आइए, लेकिन यहाँ आने के बाद यहाँ के लोगों के बीच में थोड़ा सा मिलने जुलने की, यहाँ की भाषा संस्कृति को स्वीकार करने की कोशिश तो कीजिए। देखिए फिर वो जो परप्रांतीय शब्द है वही खत्म हो जाएगा। मुझे तो ये परप्रांतीय शब्द समझ में ही नहीं आता है। हम क्यों परप्रांतीय बने रहते हैं? हम लोग बाहर से आए और यहाँ के हो गए। जब सालों साल से यहाँ रह रहे हैं, हमारा डोमिसाइल यहाँ का है, हमारा कर्म क्षेत्र यही है, अब हमें लौट के जाना नहीं है। घर परिवार सब कुछ यहाँ है, बच्चे पले बड़े सब यहाँ है। तो फिर हम तो मुंबई वाले हो गए ना, महाराष्ट्र के हो गए ना। अब हम परप्रांतीय रहे कहाँ? जब तक हमारे दिमाग से ये परप्रांतीय का टैग नहीं हटेगा, तब तक ये समस्या खत्म नहीं होगी। मुझे लगता है कि परप्रांतीय जैसे शब्द को बहिष्कृत कर देना चाहिए, क्योंकि ये लोग कुछ बांटने वाली जो राजनीति करते हैं, उन लोगों की कोशिश रहती है कि वो भाषा भाषा में विवाद तैयार कर देते हैं और उसकी वजह से वोट का पोलराइजेशन जो एक होता है, उसकी कोशिश की जाती है, जो उचित नहीं है। जी। ना वो धर्म के नाम पे, ना भाषा के नाम पे, किसी के भी हाँ, नाम पे वोट पोलराइजेशन नहीं किया जाना चाहिए। तो अभी कुछ 8 दिन ही बाकी रह गए हैं मतगणना मतदान में। और ये मैं देख रहा हूँ बहुत गर्माहट, कार्यकर्ता तो सड़क पर है सभी पार्टियों के, मनसे के भी, शिवसेना यूबीटी के भी और दूसरी भाजपा के भी। लेकिन ये बड़े नेता एक तरह से जैसे राज साहब हैं, उद्धव जी हैं, तो ये अभी तक रैलियां और इस तरह से उतरे नहीं हैं। क्या कहेंगे? क्यों अभी टाइम तो ज्यादा रह देखिए नहीं गया है? हर हर चुनाव का अलग नेचर होता है। लोकसभा चुनाव का क्षेत्र बड़ा होता है। एक लोकसभा में 6 विधानसभा आती है। विधानसभा का भी क्षेत्र बड़ा होता है। एक विधानसभा में 6 नगर सेवक आते हैं। उनके लिए प्रचार की रैलियों का, प्रचार का तरीका अलग होता है। ये जो नगर सेवक का चुनाव है, पार्षद का जो चुनाव है, ये गली मोहल्ले का चुनाव है, वार्ड का चुनाव है। और यहाँ का जो प्रचार होता है वो डोर टू डोर कैंपेन के माध्यम से होता है। अब वो राज ठाकरे जी हैं, उद्धव ठाकरे जी हैं, अमित ठाकरे हैं, आदित्य ठाकरे हैं, ये सब हर शाखा में जाके अपने अपने उम्मीदवारों के प्रचार कार्यालय में जाके लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। अब ये उम्मीद तो नहीं की जा सकती ना कि किसी वार्ड में उम्मीदवार के साथ मत मांगने के लिए राज ठाकरे जी डोर टू डोर जाएंगे या उद्धव ठाकरे डोर टू डोर जाएंगे। बस उनका यह है कि प्रोत्साहन कर रहे हैं और वो प्रोत्साहन लगातार चालू है। और जो संयुक्त रैलियां होनी है उनकी तारीखें भी तय हो रही हैं। उद्धव ठाकरे जी और राज ठाकरे जी की एक दो 2 या 3 ऐसी संयुक्त रैलियां भी होनी है, जिनका फल बहुत अच्छा जाएगा, मिलेगा। जी वागीश जी, आप बिल्कुल आप दुरुस्त कर रहे हैं, क्योंकि बड़े नेता जो है अपने इंटरनल काम कर रहे होंगे, उत्साहित कर रहे होंगे कार्यकर्ताओं को। जो एक बात और हिंदुत्व का, तो आपको क्या लगता है ये हिंदुत्व का मुद्दा यहाँ पर ये महानगर पालिका के चुनाव में चल रहा है, चलेगा? मैं प्रश्न समझा नहीं, फिर से दोहराएंगे तो बेहतर होगा। ये इस समय बहुत हिंदुत्व का मुद्दा बहुत गरमाया हुआ है। हिंदुत्व का मुद्दा, हिंदुत्व का मुद्दा, हिंदुत्व का देखिए। मुद्दा। हाँ, ये जो हिंदुत्व का मुद्दा है, ये जब देश का चुनाव होता है तब उसकी आवश्यकता होती है। ये जो नगर सेवक का चुनाव में, इसमें हिंदुत्व का मुद्दे की कहीं आवश्यकता नहीं है। मैंने पहले ही कहा,
ये गटर पानी का चुनाव है, ये सड़क का चुनाव है, ये गली मोहल्ले का चुनाव है। यहाँ कूड़े का मुद्दा हो सकता है, घन कचरा का मुद्दा हो सकता है, यहाँ शाला का मुद्दा होता है, यहाँ भाषा का मुद्दा हो सकता है, यहाँ गटर में सीवरेज में कहाँ ब्लॉकेज है उसका मुद्दा हो सकता है, बरसात में जमा होने वाले पानी डूबने वाली मुंबई का मुद्दा हो सकता है। यहाँ हिंदुत्व का मुद्दा इस चुनाव में कहीं ठहरता नहीं है। और मैं तो ये मानता हूँ कि हिंदुत्व या हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पे कभी कोई चुनाव होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हम सब में इंसानियत है। तो उस तरह के चुनाव से बचना चाहिए। और यहाँ छोटे चुनाव में तो कितना भी कोशिश कोई कर ले, हिंदुत्व का मुद्दा चुनाव में आ ही नहीं सकता है। जी। आपको मतलब ये जो चुनाव होने हैं परिणाम, अभी थोड़ा सा समय है, 8-9 दिन का, 16 तारीख को मतगणना होगी। तो अभी से कुछ इस बारे में हम अटकलें लगा सकते हैं। वैसे माहौल ऐसा है कि कुछ ज़्यादा कहा भी नहीं जा सकता। भागीश जी। देखिए, जब जब हमारी बातचीत वार्तालाप शुरू हुआ था, तभी हाँ, आपने रिजल्ट भी बता दिया था। शायद आपने रिजल्ट तो ध्यान हमने नहीं नहीं दिया बताया होगा। था। नहीं, मैं बता रहा हूँ कि आपने रिजल्ट दिलचस्प है। बता दिया था। आपने रिजल्ट बता दिया था। आपने शुरुआत में ही कहा था कि जो चुनाव है ये खिचड़ी चुनाव है। तो खिचड़ी। ये जो रिजल्ट है, खिचड़ी में दाल डाली, कितनी डाली वो पता है जब डाली गई तब। जब मिल जाती है तो वो सारी चीज़ें ऐसे मैश हो जाती हैं कि उनको अलग करना, पृथक करना और ये गिन के बताना कि कौन-सी चीज़ कितनी इस खिचड़ी में पड़ी हुई है, ये संभव नहीं है। लेकिन इतना हम जानते हैं कि हम बहुत आशावादी हैं और हमें लगता है कि शिवसेना की जो सत्ता लंबे समय से चली आ रही है मुंबई महानगर पालिका में, वो मनसे के सहयोग से इस बार फिर से मुंबई महानगर पालिका में तो हम लोग लौट करके आएँगे और किसी मराठी व्यक्तित्व को ही यहाँ का महापौर बनाएँगे, इतना हम भरोसा कर सकते हैं। जी, वागीश जी, बहुत-बहुत धन्यवाद हिंदुस्तान पोस्ट से बात करने के लिए और समय निकालने के लिए। जो असली मुद्दा है, वो जीत और हार की है और वो 15 तारीख को मतदान और 16 तारीख को मतगणना के बाद ही पता चल पाएगा, क्योंकि हमने बार-बार ये डिस्कस किया कि माहौल बड़ा अलग तरह का लग रहा है। कुछ कहना मुश्किल है और कह के भी सच होगा ये कहना मुश्किल है। ये मतलब कोई वादा दावा नहीं कर सकता। तो हम इंतज़ार करेंगे, हम भी इंतज़ार करें, जनता भी इंतज़ार करे और उम्मीदवार भी इंतज़ार करें, पार्टियाँ भी इंतज़ार करें और फिर हम इस मुद्दे पर कभी मौका मिलेगा तो आगे बात करेंगे। जब फैसला हो जाएगा उसके बाद बात करेंगे और तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद भागीश जी, नमस्कार। धन्यवाद, धन्यवाद महेश जी। नमस्कार, तो आपने देखा ये हम महानगर पालिका मुंबई नगर महानगर वहाँ पर बात कर रहे थे। ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय, अपनी सलाह, अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। नमस्कार।